हेलो। हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सिस्टमिक डिजीजेस एंड स्क्विंट। मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ क्या ऐसे सिस्टमिक डिजीजेस या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि स्क्विंट के थ्रू मैनिफेस्ट हों, या उन प्रॉब्लम के कारण स्क्विंट आ सकता है क्या। जनरली अभी तक हम डिस्कस करते रहे हैं कि स्क्विंट जो प्रेजेंट करता है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे एग्जामिन करना है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्विंट। मगर कई बार हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण, कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के कारण, कुछ जेनेटिक कंडीशंस के कारण हमें स्क्विंट आ सकता है। तो हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले कुछ एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, इन सब में भी स्क्विंट प्रेजेंट कर सकता है। थायराइड के केसेस में थायराइड के कारण कई बार कम होने से या ज़्यादा होने से जो हमारी मसल्स होती हैं आई की, उसमें सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण वो मसल्स का साइज वो थोड़ी बल्की हो जाती हैं, जिसके कारण कि हमारी आईज भी प्रोट्रूड होती हैं। थायराइड के कारण बड़ी बड़ी दिखती हैं अगर हमारे को हाइपरथायरॉयडिज्म है, और हमारी आईज में स्क्विंट भी आ सकता है। काफ़ी बार इसमें हमारी नीचे खींचने वाली मसल और अंदर खींचने वाली मसल इन्वॉल्व होती है। ये वाले पेशेंट्स को इंटरमिटेंट डिप्लोपिया, यानी कि कभी कभी बीच बीच में डबल दिखता रहेगा। उनका स्क्विंट भी बहुत वेरिएबल रहता है, जैसे कि उनका थायराइड के लेवल्स वेरिएबल रहते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले थायराइड को ही प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ता है, स्क्विंट की फ्रीक्वेंट मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं, एंड अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ ग्लासेस। और सही टाइम पे अगर स्क्विंट अगर हमारा स्टेबल हो गया है तो ही सर्जरी इसमें लगती है। देन कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिसमें कई बार एकदम से शुगर शूट हो जाने के कारण एकदम से कोई नस पर प्रभाव पड़ जाता है, जैसे कि छठे नंबर की नस, तीसरे नंबर की नस, तो उसके कारण स्क्विंट आ सकता है। यानी कि ईज़ोट्रोपिया अंदर की तरफ आंख हो सकती है या एक्सोट्रोपिया बाहर की तरफ आंख जा सकती है। तो कोई भी एडल्ट पेशेंट अगर प्रेजेंट करता है विद स्क्विंट, तो हमें उसमें ये डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन सब रूल आउट करना रहता है। कई बार एकदम इंक्रीज बीपी होने के कारण पेशेंट में स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि पैरालिसिस हो सकता है। उस पैरालिसिस में जैसे कि हाफ बॉडी एंड फेस इन्वॉल्व होता है, तो काफ़ी बार उसमें कई बार आई की मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिससे कि आईज में स्क्विंट होगा, डबल विजन हो जाता है पेशेंट को, उसकी ऑप्टिक नर्व इफेक्ट हो सकती है। एंड देन कई बार पेशेंट्स के कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि मायसीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये अलग अलग सिस्टमिक कंडीशंस हैं, जिसमें कि जैसे कि मायसीनिया ग्रेविस में जो हमारी नर्व्स में मान लीजिए कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है नसों में, उसमें प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण हमें स्क्विंट दिख सकता है। एंड उसमें पलकों का भी झुका होना हो सकता है। एंड देन कई बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट भी स्क्विंट के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिनको जनरलाइज कई बार वीकनेस के साथ आएंगे या सडन एकदम विजन कम होने के साथ प्रेजेंट करेंगे। कई बार ऐसे सिस्टमिक कंडीशंस होती हैं जिसमें कि स्क्विंट आ सकता है। वैसे ही ऐसे कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में जैसे बच्चा जन्म से ही उसकी प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स या उनके पेरेंट्स लेके डाउन सिंड्रोम प्री नेटल टेस्टिंग, मतलब कि प्रेगनेंसी के वक्त भी डिटेक्ट हो जाता है। बट कई बार अगर वो मिस हो जाए एंड अगर उसके बाद बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करता है, तो उसमें भी काफ़ी बार ईजोट्रोपिया या एक्सो के साथ प्रेजेंट करेगा। उन बच्चों में एकोमोडेशन की पावर कम रहती है, तो उनमें ग्लासेस जल्दी लग जाते हैं। कई बार ऐसी जेनेटिक और भी कंडीशंस रहती हैं जिसमें कि बच्चा अर्ली स्क्विंट के साथ प्रेजेंट कर सकता है, या हमें उस स्क्विंट से रूल आउट करना रहता है। जैसे कि कई बार बच्चे एकदम बड़े भी और बच्चे भी एक्यूट ऑनसेट एकोमोडेटिव नॉन एकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया, मतलब कि एक्यूट ऑनसेट ईजोट्रोपिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसमें उनको कोई चश्मे का नंबर नहीं है, कोई एकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एकदम से उनको तिरछापन आ गया है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें कई बार रूल आउट करना पड़ता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसमें कि कोई भी ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन लीजन भी इन्वॉल्व है। कई बार ब्रेन ट्यूमर्स डायरेक्टली ही स्क्विंट के साथ प्रेजेंट करते हैं कि आई एकदम से अंदर घूमनी बंद हो गई या बाहर घूमनी बंद हो गई, या एक आंख बिल्कुल स्टक हो गई है बीच में और दूसरी आई की कुछ मूवमेंट्स कम हो गई हैं, जिसको कि इनकॉमिटेंट टाइप ऑफ स्क्विंट्स कहते हैं। ऐसी सब कंडीशंस में कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, कोई भी सिस्टमिक कंडीशन है, उसमें हमें स्क्विंट ज़रूर रूल आउट करना चाहिए। एंड स्क्विंट अगर प्रेजेंट कर रहा है और हमें कुछ अनयूजुअल दिख रहा है कि वो अलग अलग दिशा में अलग प्रकार का है, या पेशेंट का कुछ वर्कअप हमें लग रहा है, तो हमें ज़रूर कराना चाहिए। बच्चों में कई बार ये ब्रेन ट्यूमर या हाइड्रोकेफेलस, जैसे कि ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाने के कारण
उसके कारण भी स्क्विंट प्रेजेंट करता है। सो हमेशा बच्चे की फुल हिस्ट्री लेनी चाहिए, बड़ों की कोई फीवर एसोसिएटेड तो नहीं है, हेडेक तो नहीं है, ब्लरिंग ऑफ विजन कब से है, स्क्विंट कब से है। स्क्विंट को बहुत अच्छे से मेजर करना बहुत ज़रूरी है डिस्टेंस नियर के लिए, उसकी सारी मूवमेंट्स हमारी आई की फुल है कि नहीं है। एडल्ट पेशेंट्स में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, हमें फुल डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए। एंड स्क्विंट हमेशा सेम रहता है कि वेरिएबल रहता है, कि कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। सो डिटेल ये वर्कअप के बाद हमें हमेशा, क्योंकि इन कंडीशंस में हमें पहले हमेशा सिस्टमिक उनको मैनेजमेंट देना पड़ता है, यानी कि उनको पहले हमें सिस्टमिक, उनको जो भी अगर कोई डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, या कुछ भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कई बार हम कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि बच्चे के बर्थ के कारण, बर्थ के वक्त उस बच्चा डिलेड रोया, या ऑक्सीजन की कमी के कारण, या कुछ और इश्यूज़ के कारण उसका जो डेवलपमेंट है वो डिलेड है, जिसके कारण बच्चे स्क्विंट के साथ भी प्रेजेंट करते हैं और चश्मे का नंबर भी उनको जल्दी लगता है। सो कुछ भी ऐसा इशू हो तो हमें पहले उनका सिस्टमिक मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पेशेंट में एकदम से सर्जरी नहीं की जाती है, वेट एंड वॉच किया जाता है आफ्टर गिविंग प्रॉपर सिस्टमिक मैनेजमेंट। एंड देन उसके लॉन्ग टर्म में जो अगर रिमेनिंग स्क्विंट बचता है एंड उससे उसको लाइफस्टाइल हैम्पर हो रहा है, डेली एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही हैं, तो उसके लिए आगे इंटरवीन करके उसको करेक्ट किया जाता है। इस वीडियो में हमने स्क्विंट विद सिस्टमिक डिजीजेस, यानी कि कोई बॉडी में प्रॉब्लम है तो हम उसको इनडायरेक्टली स्क्विंट कैसे प्रेजेंट करता है, बिकॉज हमारी आइज़ जो है हमारी वो विंडो है पूरी बॉडी की। अगर कभी भी आपको कोई डायबिटीज़, शुगर या किसी और चीज़ के साथ एसोसिएटेड लगता है तो हमेशा उसका एक डिटेल वर्कअप ज़रूर कराएं स्क्विंट का। थैंक यू।